हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम अपने ग्रामर पोर्शन को की शुरुआत करेंगे और पेपर से पहले खत्म करवाने की इसको कोशिश करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको स्किप कर देते हैं। भाई स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन जाता है कि आपका अंडरलाइन कर देता है सेंटेंस के अंदर और बोल देता बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सा फ्रेज है, विच टाइप ऑफ फ्रेज। भाई एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है विच टाइप ऑफ क्लोज, कि कौन से तरह का क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है। ये तीनों क्वेश्चन डिपेंड करते हैं इस एक क्लास के ऊपर। बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है। और जो ये कहता है ना, धुरंधर कहता है अपने आप को कि मैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना बिना पढ़े ही कर दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो मेरे भाई है ना, मैं अभी आपको एक टेस्ट बताता हूँ। ये हमारी टेस्ट सीरीज का टेस्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर मेरे ख्याल में 50 to 60 क्वेश्चंस हैं जो सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर या आपका क्लोज एनालिसिस के ऊपर है। उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन तो सिर्फ है ना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर है। ठीक है, दे के देखना, पहली बार में तो है ना आपसे सारे के सारे ठीक होंगे ही नहीं, जो धुरंधर अपने आप को मानते हैं। और जो जमीन से जुड़ के चलते हैं ना, वो इस क्लास को जरूर पढ़ेंगे। जल्दी से जो सभी बच्चे हैं ना, वो एक प्रेजेंट लगा दो अपनी। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ तो नाम भी याद होने लग गए हैं। सीमा है, ढुल साहब हैं, ठीक है, रिंकू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंट लिख दो, एक लाइक लगा दो और एक शेयर कर दो। भाई शेयर पक्का किया करो उन बच्चों के पास जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। और दूसरा, जो अभी कंफ्यूजन में है कि हमें क्या पढ़ना है। इस तरह की चीजें कम ज्यादा मार्क्स की होती है और कम सिलेबस उनका होता है। लिटरेचर से तो ज्यादा ये टॉपिक्स होते हैं हमारे अच्छे। कहाँ से आप ये टेस्ट ले सकते हो? क्वेश्चन वाल क्लासेस सर्च कीजिए और वहां पे जाके उसको डाउनलोड करिए। बहुत सारे टेस्ट हैं। देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लिटरेचर पार्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच से पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के ऊपर मैंने इतने टेस्ट डाल दिए हैं और जिसमें से आधे टेस्ट, जो 4 टेस्ट हैं वो आपके प्रेपोजिशन के ऊपर है नॉर्मल, और 4 टेस्ट से 5 टेस्ट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर हैं। अब सब में 25 से 30 क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन करने के बाद कहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे और ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फाबेट होते हैं, हमें पता है। बच्चों वाली बातें करेंगे, बच्चों वाली बातों से शुरू करके आखिरी तक लेके जाएंगे। जो अल्फाबेट है ना, ये अल्फाबेट वर्ड पे ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि अल्फाबेट के बाद एस या ई एस नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। अल्फाबेट सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में ऐसा ही रहता है। इसके बाद हम अल्फाबेट से अपने 26 अल्फाबेट से क्या बना देते हैं? वर्ड्स बना देते हैं। अब वर्ड्स क्या होते हैं? एक वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली किसका? लेटर्स का, अल्फाबेट का, जो क्या देता है? हमें एक मीनिंग देता है। जैसे कि मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल देखे, देखो बीचों बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है। फर्स्ट क्लास के बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसे बताया है आपको। जैसे मैंने 4 लेटर ले लिए, SPTO। ठीक है, इससे बनाया, मैंने बनाने की कोशिश की। ये वर्ड नहीं है। स्टॉप एक वर्ड है, पोस्ट एक वर्ड है, टॉप्स वर्ड नहीं है, TSPOB वर्ड नहीं है। तो वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन तो लेटर्स का ही होता है, लेकिन उसका मीनिंग आना चाहिए हमारे दिमाग में। पिक्चर बन जानी चाहिए उस वर्ड को देख करके। जैसे स्टॉप, स्टॉप सुनते ही हमारे मन में आ जाता है कि भाई रुकना है। चलिए, अब जैसे हमने लेटर्स से वर्ड्स बनाया, वैसे ही लेटर्स से वर्ड्स से क्या सबसे पहले क्या बनता है? फ्रेजेस बनते हैं। अब फ्रेजेस का है ना, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि फ्रेजेस होते क्या है। देखो भाई, फ्रेज क्या होता है? ये बेसिकली जैसे लेटर्स से वर्ड बनाते हैं, वैसे ही ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? आपका वर्ड्स का। लेकिन जो इसका मीनिंग होता है ना, वो इनकम्प्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फ्रेजेस होते हैं, जो आपके ईडियम फ्रेजेस हो गए या वैसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हो गए, एडवर्ब फ्रेजेस हो गए, नाउन फ्रेजेस हो गए, वो अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं। देखो, ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। मीनिंग तो होता है लेकिन अधूरा होता है। तो कब पूरा होता है भाई? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्रेज ले लिया, कैट्स एंड डॉग्स।
कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे ये एक फ्रेज है जिसके अंदर 2 या 3 वर्ड्स का यूज मैंने किया है। अब इसका मीनिंग कंप्लीट कब होता है? जब हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। देखो पहला सेंटेंस देखो, कैट्स एंड डॉग्स आर अपोनेंट्स। अब यहाँ पे कैट्स एंड डॉग से मतलब क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे इनका मतलब निकल के आता है सेंटेंस में यूज करने के बाद एनिमल्स। और उसके बाद तुरंत बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? हैविली। क्या मतलब होता है? हैविली। हैविली यानी कि भारी, बारिश। यानी कि जो बारिश हो रही है ना वो मूसलाधार हो रही है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। तो कैट्स एंड डॉग का पहले सेंटेंस में एनिमल से रिलेटेड मीनिंग आता है और दूसरे सेंटेंस में हैविली से रिलेटेड मीनिंग आता है। तो फ्रेजेस का जो मीनिंग होता है वो डिपेंड करता है सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसका इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं होता। उसका कैसा मीनिंग होता है? कंप्लीट मीनिंग होता है। अच्छा, जो सेंटेंस होता है ना, याद रखना, सेंटेंस में सिर्फ मीनिंग नहीं होता। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो सिर्फ मीनिंग से सेंटेंस डिफाइन नहीं होता। सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। सीधी सी बात है, ये तो हमने पढ़ ली। दूसरा, वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। वो ग्रामेटिकली भी ठीक होना चाहिए। ग्रामेटिकली ठीक होने का मतलब क्या है? उसके अंदर जो ग्रामर यूज हुआ है, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको ठीक प्रयोग किया जाना चाहिए। उनके स्थान पर, उनके प्लेस पे यूज किया जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ही वर्क्स ऑलवेज हार्ड। ठीक है। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। ठीक है। तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ऑलवेज ही वर्क्स हार्ड। तो मैंने यहाँ पे यही 4 वर्ड्स का यूज करके अलग अलग सेंटेंस बनाया है, लेकिन ना तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस ठीक है और ना ही इसमें थर्ड सेंटेंस ठीक है। तीनों का मीनिंग तो निकल के आ रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? जो ये ऑलवेज वर्ड होता है ना, ये एक एडवर्ब होता है। अब ये जो एडवर्ब होता है ना, ये एडवर्ब क्या करता है? इसका फंक्शन होता है फ्रीक्वेंसी बताना। और ये जब भी फ्रीक्वेंसी बताता है तो ये जिस वर्ब की फ्रीक्वेंसी बता रहा है उससे तुरंत पहले लगता है। तो ये जो बातें होती हैं कि इस वर्ड का फंक्शन क्या है और इसका सेंटेंस में प्लेस कहाँ होगा, कहाँ पे ये लगना चाहिए, वो हमें बताता है, वो हमें बताती है हमारी ग्रामर। तो सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज पर्टिकुलरली कंबाइंड विद ग्रामर। ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। देखो भाई, आपको डायरेक्टली मैं नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन जैसे बुक्स में लिखी होती है और मोस्टली टीचर चलता कर देते हैं आपको कि भाई ये नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होते हैं। देखो वो बात मैं भी बताऊंगा, लेकिन है ना, सेंटेंस का एनालिसिस आप करना सीखें। सेंटेंस का जब तक एनालिसिस आप नहीं करेंगे, एनालिसिस का मतलब क्या है? सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स लगे हुए हैं उन वर्ड्स के फंक्शंस क्या हैं, जब तक आप पहचानना नहीं सीखेंगे तब तक अच्छे से ना तो आप ग्रामर को समझ पाएंगे, ना ही आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं। सेंटेंस में बेसिकली होता क्या है? देखो भाई, सेंटेंस में कुछ नहीं होता। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 शब्दों की जरूरत होती है। किन किन शब्दों की जरूरत होती है? देखो भाई, सेंटेंस बेसिकली है ना, डिपेंड करता है हमारे हीरो के ऊपर। हीरो यानी कि जो हमारा काम करता है, यानी कि हमारा डूअर। काम करने वाला जो इंसान है ना, जिसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में? वो हमारे डुओ के बारे में। अब ये जो है ना, ये प्रेडिकेट क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो हमें सेंटेंस के बाद, जो हमारा जो डुओ है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में, वो कंटेन करता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है। ध्यान से समझेंगे। इस डुआ के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंटेन कौन करता है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट करता है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं,
क्या सिंपल सेंटेंस लिया कि बॉयज प्ले। और इसको और अच्छे से समझते हैं कि बॉयज प्ले को और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि विराट इज अ क्रिकेटर, विराट प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, विराट के बारे में, और दूसरे सेंटेंस में भी विराट के बारे में, लेकिन दो अलग अलग तरीके से दी गई है। ऐसा क्यों होता है? देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली हमारा, या तो एनिमेट थिंग होती है, एनिमेट थिंग यानी कि हमारा लिविंग बीइंग, या नॉन अन इन एनिमेट थिंग होती है, इन एनिमेट थिंग। बात समझ में आई? इनएनिमेट थिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग, उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है ना, उसकी शुरुआत किससे होती है, हमारी वर्ब से होती है। अब वर्ब क्या है, ध्यान से देखिए, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस देखो, विराट इज अ क्रिकेटर। यहाँ पे विराट के बारे में जानकारी दी जा रही है, जानकारी देने के लिए किसका यूज किया, इज का। इज हमारी क्या है, एक वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब क्या कर रही है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? जब हम स्टैटिक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं तो किसका का यूज होता है, वर्ब का। यानी कि इस इज ने बताया है, इज ने क्या किया है, विराट का इंट्रोडक्शन दे दिया किसके अनुसार, एक कि वो क्या है, क्रिकेटर है। ऐसे ही यहाँ पे जो ये प्लेज है, ये भी हमारी क्या है, वर्ब है। इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि विराट क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो बेसिकली दोनों सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन विराट के बारे में दी गई है। पहले में उसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे दी, और दूसरे में ये बता दिया कि वो एक्शन क्या कर रहा है। तो सिंपल सी बात बताऊं तो सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या आता है, हमारा इन एनिमेट या एनिमेट थिंग्स का नेम आता है। यानी कि आता है किसी भी थिंग का नेम, नेम जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ लेना कि सब्जेक्ट के अंदर क्या आ सकता है, भाई नाउन आ सकता है। अब जो दूसरी वर्ब आई ना प्रेडिकेट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वर्ब। वर्ब क्या काम करेगी, दो काम कर सकती है, या तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन देगी या एक्शन बताएगी। यानी कि वर्ब को हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड। अगर आपके पास ये दो वर्ड हैं तो अ, अगर आपके पास नाउन है और एक्शन वर्ड है तो सेंटेंस बनाने के लिए इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आ गया, उसके बाद देखते जाइए, धीरे धीरे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, अ बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या पहचाना है कि सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ किसका यूज होता है, नाउन का। और प्रेडिकेट में सिर्फ किस की जरूरत होती है, हमारी वर्ब की जरूरत होती है, और वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, इतना हमने अभी सीख लिया है। अब देखो यहाँ पे बॉय है, अब बॉय से पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। देखो ये बॉयज लगाया था, ये आर्टिकल लगा दिया, इसको डिटरमाइन कर दिया, इसको इनडेफिनेट बता दिया कि कैसा बॉय। कोई भी एक लड़का हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। अब ये फिर से वर्ब, बार बार ये वर्ब के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ देखते चलिए कि आगे आगे हमने क्या क्या जोड़ा है। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने जोड़ दिया फुटबॉल। अब फुटबॉल क्यों आया, क्यों लगाया, ठीक है। अब ये फुटबॉल को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट लगाया क्यों, क्योंकि वर्ब को जरूरत होती है। देखो हमने लगा दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों लगाया है, क्यों हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट को, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्यों लगाया है। यहाँ पे जो वर्ब होती है ना, वो हमारी जो मेन वर्ब होती है, जो एक्शन करती है, वो दो तरीके की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे कि है ना, ये फ्लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम कर सकती है और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी। जैसे कि चिल्ड्रन फ्लाई, अगर मैं खाली काइट्स काइट्स को हटा दूं ना और ये लिख दूं कि चिल्ड्रन फ्लाई, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लाई अपना मीनिंग तभी एक्सप्लेन कर पाएगा जब उसके साथ काइट्स लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसने क्या एक्शन किया है। अब उसने उड़ने का एक्शन किया या उड़ाने का, फ्लाई दोनों में यूज की जा सकती है। अब बर्ड्स फ्लाई, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यानी कि जब वर्ब को किसी थिंग की जरूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए या अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना
एक और एग्जांपल दे देता हूं, आई टीच, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। तो हमारे मन में आई टीच कुछ अधूरा अधूरा नहीं लग रहा है? आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूं? आई टीच whom, मैं किसे पढ़ाता हूं? यानी कि जब हम व्हाट और whom क्वेश्चन आ जाता है वर्ब के पीछे, तो वो वाली वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव जैसे हमारा स्लीप है, हमें सोने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रीथ है, हमें सांस लेने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बात है, हमें नहाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे क्या है? रन है, वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो सर सब्जेक्ट में तो हमेशा नाउन आएगा, ये तो आपने बता दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट का ही बिछड़ा हुआ भाई है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ लगता है? वर्ब के तुरंत पहले, जिसके लिए वर्ब का यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या कहाँ लगता है? वर्ब के तुरंत बाद, जिसके वर्ब के तुरंत बाद वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर सब्जेक्ट में नाउन आया है तो मेरे भाई बहुत बिछड़ा हुआ भाई है, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट में भी किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। तो हमने इस 3 लाइन से, सिंपल सी 3 लाइन से हमने ये पता कर दिया कि सेंटेंस में नाउन और जो नाउन है वो कहाँ लगता है। नाउन बेसिकली कहाँ लगता है? जहां पे सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट कहाँ होगा? वर्ब का होता है सब्जेक्ट, यानी कि डूअर हमारा मेन जो हीरो होता है सेंटेंस का। और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब के तुरंत बाद, जो वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करता है। अब देखो अगला सेंटेंस देखते हैं। फिर से हमने कुछ वर्ड्स बढ़ा दिए। यहाँ पे कौन सा वर्ड बढ़ाया? एक तो बढ़ाया लिटिल और एक बढ़ाया डेली। अब ये डेली और लिटिल देखो, पहले सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड का था, सेंटेंस 2 वर्ड से ही कंप्लीट हो गया। फिर हमने बॉय लगाया, फिर फुटबॉल लगाया। अब बॉय से पहले क्या लगा दिया? लिटिल, और फुटबॉल के बाद क्या लगा दिया? डेली। अब ये क्यों लगा दिए? अब यहाँ पे जो लिटिल है ना, ये लिटिल क्या कर रहा है? क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है भाई? क्वालिटी बता रहा है बॉय की। बॉय क्या है भाई? नाउन। तो नाउन की जो क्वालिटी बताते हैं उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? यानी कि नाउन का जो डिस्क्राइब करते हैं, नाउन कैसा है, छोटा है, बड़ा है, नाटा है, इंटेलिजेंट है, डफर है, फुलिश है, ये वर्ड्स क्या बताते हैं? किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। क्वालिटी बताते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फंक्शन समझना कहां पे क्या लगता है। यानी कि नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को, यानी कि नाउन से तुरंत पहले ऐसे वर्ड्स, नाउन से तुरंत पहले लगे ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए लगे होते हैं हमेशा, और हमेशा क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पे बॉय कैसा है? लिटिल है, ये क्वालिटी लिटिल जो होगी बॉय की क्वालिटी होगी। द लिटिल बॉय प्लेज फुटबॉल डेली। अब जो ये है ना, ये डेली, ये किसके लिए लगा हुआ है? वर्ब के लिए। अब डेली क्या कर रहा है? ये भी क्वालिटी बता रहा है। अब क्या ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड सारे एडजेक्टिव होते हैं? नहीं, सिर्फ नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। अगर नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्ले, प्ले क्या है? वर्ब। वर्ब की क्वालिटी जिसने बता दिया उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्वालिटी बताने, क्वालिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड ही आपके एडजेक्टिव होते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड ही आपके एडवर्ब होते हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? नाउन की क्वालिटी बताई तो आपका एडजेक्टिव है, और वर्ब की क्वालिटी बताई तो आपका एडवर्ब है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। फिर से कुछ वर्ड्स बढ़ गए। बॉय से पहले लिटिल लगा है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। नाउन से पहले 2 ही वर्ड लगते हैं, या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव। इसके बाद यहाँ पे प्ले लगा दिया, ये हमारी वर्ब है, पहले ही पता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमें पहले ही पता है। अब क्या बढ़ाया? ऑलवेज। और यहाँ पे क्या बढ़ाया? विद हिज फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वालिटी बता रहा था एडवर्ब की कि कितनी बार काम होता है, डेली काम होता है। और ये भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ये ऑलवेज भी क्या बताता है? किसकी क्वालिटी बताता है? आपकी प्ले की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी बताता है। तो ऑलवेज भी हमारा क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब। अब ये विद हिज फ्रेंड क्या हुआ? अब फ्रेंड्स जो हो गया, सिंगुलर प्लुरल कौन हो सकता है? सीधी सी बात है, नाउन हो सकता है। और नाउन से पहले लगे, तुरंत पहले लगे वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। बहुत सारे वर्ड इस हिज को क्या समझते होंगे? प्रोनाउन समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंपल सी ट्रिक है आपकी। नाउन से पहले लगे वो वर्ड्स जो नाउन के लिए लगे हैं, वो या तो आर्टिकल हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो इस नाउन को
सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना है तो ऐसे वर्ड का यूज करना होगा जो रिलेशन बता सकता है। अब रिलेशन बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन क्या रिलेशन बताते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। बात समझ में आई? क्यों बताना पड़ा प्रेपोजिशन, क्यों बनाना पड़ा हमें प्रेपोजिशन? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों बनाना पड़ा? अगर मुझे लिखना है फादर रवि, अब मुझे बताना है इस नाउन का इस पहले वाले नाउन के साथ रिलेशन। जब दो नाउन का आपस में रिलेशन बताना हो यानी कि उनको रिलेट करके लिखना हो तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं था, तो हमने उन दोनों को रिलेट करने के लिए क्या बना दिया? प्रेपोजिशन बना दिया। तो सीधी सी बात है, फादर रवि तो हम नहीं लिख सकते, अटपटा लगता है, तो हम क्या लिखेंगे? फादर ऑफ रवि। बात समझ में आई? यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या एक नाउन का किसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ जब रिलेशन बताते हैं तो किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन। देखो भाई, फंक्शन क्रोनोलॉजी समझते जाओ, कैसे फंक्शन कैसे यूज हो रहा है सेंटेंस में। फिर अगला ले लेते हैं। अब देखो ये जो रेड वाले हैं ना, सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। अब कितना बड़ा सब्जेक्ट बना दिया हमने, देखो यहाँ पे। और उसके बाद कितना बड़ा हमारा प्रेडिकेट, ये जो ब्लू वाला है ना, सारा का सारा प्रेडिकेट है। देखो कैसे वर्ड्स ऐड करते जा रहे हैं। बॉयज तो पहले ही लगा था, बॉयज के साथ क्या लगा दिया? गर्ल्स लगा दिया। दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए हम लिंकर्स का यूज करते हैं, और जो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। लो भाई, एक और वर्ड हमारा आ गया, एक और टाइप आ गई जो फंक्शन के हिसाब से डिफाइन होगी। वर्ड की जो डेफिनेशन है ना आपके फंक्शन के हिसाब से यूज होती है। अब ये जो ऑफ है, ये बॉय और गर्ल कहाँ के हैं? देखो मैं कलर बदल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ये जो बॉय एंड गर्ल है, ये कहाँ के? इनका रिलेशन उनके विलेज के साथ बताना है, तो बॉय एंड गर्ल का रिलेशन विलेज के साथ बताना है, तो ऑफ का यूज हुआ है। तो ये हमारा प्रेपोजिशन, अभी अभी हमने पढ़ा था कि रिलेशन बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब ये विलेज हमारा नाउन हो गया, नाउन से तुरंत पहले लगा वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं? प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन नहीं होता, ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और क्या जोड़ दिया? और जोड़ दिया, देखो जी, वेल। अब वेल, वेल क्या है? वेल प्ले है। उन्होंने जो प्ले किया है वो वेल किया है, बहुत ही अच्छा किया है। किसके अंदर? इन द टूर्नामेंट। देखो फिर से प्रेपोजिशन और नाउन आ गया। ठीक है, जो आर्टिकल लगा है वो नाउन के लिए लगता है, इसलिए आप इसको पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, वेल जो है ना किसके लिए लगा है? वर्ब के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब एडवर्ब से पहले वेरी लगा दिया। अब वेल कितना? वेरी वेल, बहुत ही ज्यादा। वेरी कब लगाते हैं हम? जब किसी भी चीज की, किसी भी क्वालिटी का हमें एक्सटेंट बढ़ाना होता है, ज्यादा करना होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया वेरी गुड। वेरी गुड। गुड कितना? बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा कितना? बहुत ही अच्छा। यानी कि हमने इस गुड का एक्सटेंट बढ़ा दिया। बात समझ में आई? तो वेल ने वेरी ने वेल का एक्सटेंट बढ़ा दिया, तो वेल अपने आप में क्या है? वर्ब है, क्योंकि वो किसके लिए लगा है? वर्ब के लिए। लेकिन ये वेरी भी तो किसी की क्वालिटी बता रहा है, किसकी? वेल की बता रहा है। तो वेल एडवर्ब, जो वेरी जो हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया? फिर से एक एडवर्ब। एडवर्ब जो एडवर्ब की ही क्वालिटी बता रहा है। बात समझ में आई? अब देखो, और सेंटेंस बढ़ा दिया हमने। देखो कितना बड़ा, कितना बड़ा सेंटेंस हमने कर दिया। हम बॉय प्ले से लगे थे और हमने कितना बड़ा सेंटेंस लिख दिया। कितना भी बड़ा लिख दो, हम हमें क्या फर्क पड़ता है? वो वो क्या बताता है? फीलिंग्स बताते हैं। फीलिंग बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये हमारा हो गया इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारा देखो फंक्शन के हिसाब से जो वर्ड्स फीलिंग्स बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब ये आर्टिकल लगा है, देखो ये बॉयज आ गया। बॉयज आपका हो गया नाउन। नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव लगता है या आर्टिकल। ये हमारा हो गया आर्टिकल, यानी कि ये जो बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बात समझ में आई? आर्टिकल और नाउन के बीच में हमेशा एडजेक्टिव लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब ऑफ क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है किसके साथ? अवर विलेज के साथ। विलेज क्या होगा? नाउन। अवर क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। देखते चलो, अब किसके साथ जोड़ दिया? टीम को और बॉयज को जोड़ा है किसने? एंड ने। एंड क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। ठीक है, फिर आर्टिकल लगा है। आर्टिकल किसके लिए लगता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले लगता है, तो ये टीम हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ये टीम कहां से है? केरला से। दो नाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए किसका यूज होता है? प्रेपोजिशन का। ये हमारी होगी क्या? प्रेपोजिशन।
ठीक है, देखते चलो, बहुत सिंपल है। हैव प्लेड क्या होगी, हमारी वर्ब होगी, बहुत ही सिंपल है। ब्लू कलर आ गया तो हम इसको रेड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जितना आसानी से मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूं बता रहा हूं। अब प्ले के बाद हमारा क्या लगा है, एक ऑब्जेक्ट लगा है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, नाउन। नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। तो जहां पे नाउन आ सकता है वहां पे प्रोनाउन भी आएगा। ठीक है। अब खेला कैसा, वेल खेला। वेल हमारा क्या है, एडवर्ब, किसकी क्वालिटी बता रहा है, प्लेड की। और वेरी क्या है, वेरी भी हमारा एडवर्ब है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, वेल की। ऐसे हम देखते हैं। इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन, पक्का किसको जोड़ रहा होगा, किसी नाउन को। नाउन कहां से आया, ये टूर्नामेंट हमारा क्या है, नाउन है। अब नाउन से पहले लगे, तुरंत पहले लगे शब्द जो नाउन के लिए लगे हैं, टूर्नामेंट कैसा है, ईच एंड एवरी टूर्नामेंट। ये सारे के ईच और एवरी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद फिर से प्रेपोजिशन, फिर से आर्टिकल, फिर से नाउन। सोफा, सोफा किसके लिए लगा है, वर्ब की पहचान बता रहा है कि अब तक जो काम हुआ है ना, अब तक जो खेला है वो काम हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो जाए, उसका एनालिसिस हमें करना आना चाहिए, उसके फंक्शन के हिसाब से काम क्या कर रहा है। नाउन क्या काम करेगा, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में लगेगा। ठीक है। एडजेक्टिव क्या काम करेगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा। एडवर्ब क्या काम करेगा, किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, किसी एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा। कंजंक्शन क्या काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। इस सेंटेंस को लर्न कर लो। इस सेंटेंस को आपको है ना, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएगा। इस सेंटेंस को लर्न कर लो, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न हो जाएंगे। ओह, फीलिंग बता रहा है, क्या हुआ, इंटरजेक्शन। देखते जाना, क्या हुआ, इंटरजेक्शन। फॉक्स क्या है, एनिमल है, फॉक्स है। ये जो कोर वर्ड से शुरू करते हैं। स्प्रेंग क्या हुआ, हमारी वर्ब हुई। ये वर्ब किसके लिए लगी है, किसने काम किया है, फॉक्स ने। फॉक्स क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। ठीक है। अब नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड, देखो ये आईएनजी वाली फॉर्म है, फिर भी नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड जो नाउन के लिए लगे होते हैं। अब फोक्स कैसी है, कनिंग है, यानी कि फोक्स की क्वालिटी क्या है, कनिंग होना। तो यहाँ पे जो कनिंग वर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये है ना स्प्रेंग, यानी कि कूद गई, अपॉन अ लेजी लैम्ब। किसके ऊपर कूद गई, ये जो स्प्रेंग है कैसे कूदी, क्विकली। यानी कि ये कुकली किसके लिए लगा है, आपका वर्ब के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद ये अपोन, अपोन किसके ऊपर कूदी, लैम्ब के ऊपर, ये हमारा हो गया नाउन। यानी कि ये नाउन किसके किसकी इस नाउन को जोड़ने के लिए किसका यूज किया, अपोन का, यानी कि ये रिलेट कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रेपोजिशन। बात समझ में आई। अब ये लैम्प कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है, लेजी। नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड्स जो नाउन के लिए लगे होते हैं क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। नाउन से पहले नाउन के लिए दो ही वर्ड लग सकते हैं, एडजेक्टिव और आपका आर्टिकल। इसके बाद एंड से हमने देखो इस पहले वाले पूरे क्लोज को और दूसरे वाले पूरे पूरे क्लोज को जोड़ दिया। तो एंड जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। समझ में आई बात, बहुत इजी है। सारी चीजें बहुत इजी होती है, सिर्फ समझने की दिक्कत होती है। यहाँ पे किल क्या है, एक्शन है, एक्शन है तो क्या होगी, ये हमारी वर्ब। अब ये इजीली जो है, इजीली किल किया है, कैसे, इजीली, यानी कि किसकी क्वालिटी है, किल की। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। अब किसे किल किया है, इट। इट किसके लिए लगा है भाई, इट लगा है, किसको रिप्लेस करके, इस नाउन को रिप्लेस करके इट लगा है। तो नाउन की जगह पे, नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस एक ही लाइन में आगे अलग अलग कलर से मैंने आपको बता रखा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, तो कितने तरह के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं, देखो भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हो जाते हैं 8। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। बात समझ में आई। जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड जो होता है उसको नाउन कहते हैं। किसका नेम हो सकता है, किसका नाम हो सकता है, कि किसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। भाई पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, इमोशन हो गया, स्टेट हो गया, एक्शन हो गया। किसी भी चीज का नाम हो दुनिया में, अगर नाम है ना, नेम है, तो नाउन होगा। कहां लगता है जी, 100% कहां लगेगा, या तो सिर्फ सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में। जैसे कि सेंटेंस को देखो, ऋषि फाइंड्स
पीस इन द कंपनी ऑफ वेगाबॉन्ड्स। यहां पे जो ऋषि है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, ठीक है। फाइंड्स पीस, पीस क्या है, किसी एक आइडिया का नाम है, किसी एक सोच का नाम है कि शांति उसको मिल गई। शांति क्या है, सोच है, ठीक है। अशांति क्या है, सोच है। बात समझ में आई। तो पीस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ हमें है ना उसकी इमेजिनेशन करनी होती है। हाँ, इस तरह की कोई चीज होगी। बताओ, पीस आपने देखा है, आपकी अलमारी में रखी है क्या पीस? नहीं, वो है ना हम महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे लव कभी आपने देखा है, कभी आपने एंगर देखा है? नहीं, हम उनको महसूस करते हैं, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के नेम को भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इन द कंपनी, अब कंपनी बताओ कहाँ रखी होती है? कोई फिजिकल टच होता है, शेप होती है, कलर होता है, साइज होता है कंपनी का? नहीं, वो हम फील करते हैं कि उसके साथ में बैठ के जो हम महसूस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कंपनी। अब वेगाबॉन्ड्स क्या हो गए, ऐसा इंसान हो गए जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन हो गया, कॉमन नाउन हो गया ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो वर्ब है ना, ये फाइंड्स, इसका जो सब्जेक्ट है वो हुआ ऋषि। तो नाउन कहाँ पे यूज हुआ, सब्जेक्ट के अंदर। इस फाइंड्स के ऑब्जेक्ट में यूज हुआ पीस। तो ये पीस कहाँ हुआ आपका, ऑब्जेक्ट में। ये जो इन प्रेपोजिशन है ना, इसके ऑब्जेक्ट में यूज हुआ कंपनी। तो कंपनी जो है हमारा नाउन हुआ, यानी कि क्योंकि ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। याद रखना है इस बात को। इस ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन है, वेगाबॉन्ड्स। ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें आ सकती है, नाउन या प्रोनाउन। तो कैसे पहचानना है आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर पहचानना आ गया ना, तो इजीली आप पहचान जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीज आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं किसी एक नाउन को। एक बार मेरे भाई वीडियो को चेक कर लेते, चल रही है? हाँ चल रही है। कई बार 2 बार बना चुका हूं इस वीडियो को मैं। चलिए, यहाँ पे रिप्लेस करता है नाउन को, क्या क्यों रिप्लेस करता है? देखो भाई, ग्रामर का हमारा रूल है, एक ही सेंटेंस में या एक ही कॉम्प्रिहेंशन या एक ही रिपोर्ट या एक ही फाइल में हम कभी भी एक ही नाउन को बार बार यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एम्बिग्युअस हो जाता है हमारे लिए और समझना मुश्किल हो जाता है। ही किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें लग सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो न्यू हमारी वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ही लगा है तो ही प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट में हर लगा है तो ये भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इस वॉज के सब्जेक्ट के रूप में शी लगा है, प्रोनाउन होगा। इस प्रेपोजिशन के सब्जेक्ट के रूप में वन लगा है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं इसे, ठीक है। इस वो इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगा हुआ है, हमारा प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो देम क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आप पहचानते हो। एक्शन वर्ड क्या होगा, दो दो चीजें देता है, या तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैंने अभी बता दिया, जैसे ही इज अ मैनेजर। यहाँ पे जो काम कर रहा है ना, वो इज काम कर रहा है, सिर्फ ये बताने का कि वो मैनेजर है। तो यहाँ पे ये क्या दे रही है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन। क्या दे रहा है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन। यानी कि वर्ब हमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन देती है। आई डू नॉट नो, यहां पे हो रहा है एक्शन जानने का, कि मैं नहीं जानता। वेयर ही वर्क्स, ये भी हमें क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक्शन बताते हैं या सब्जेक्ट के बारे में स्टैटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं भाई, किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स। सिर्फ किसकी, नाउन की। नाउन की जगह किसको यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन को। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी बता सकते हैं। अच्छा, दो जगह लगते हैं, या तो लगते हैं वो एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यानी कि मैंने अभी बताया, नाउन से पहले नाउन के लिए दो ही चीजें यूज हो सकती हैं, या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव। तो नाउन के तुरंत पहले लग गया, यानी कि उसके बिल्कुल तुरंत पहले लग गया, उसका एट्रीब्यूट बन गया। एट्रीब्यूट बन गया तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। अब अगर वो वर्ब के बाद लगे, जैसे शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, हैप्पी कौन है, शी। बात समझ में आई? या शी लुक्ड हैप्पी, कौन दिखाई दिया हैप्पी, लुक के लिए नहीं, किसके लिए यूज हुआ है ये, शी के लिए।
तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज, यानी कि जब एडजेक्टिव का यूज हम अपनी वर्ब के बाद करते हैं, प्रेडिकेट में करते हैं, सब्जेक्ट से पहले या तुरंत नाउन से पहले ना करके। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं एडवर्ब की, एडवर्ब क्या बताता है? ये भी क्वालिटी बताता है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को छोड़ करके बाकी सेंटेंस की क्वालिटी पूछ लो इससे, वर्ब की क्वालिटी पूछ लो इससे, एडजेक्टिव की क्वालिटी पूछ लो इससे, एडवर्ब की क्वालिटी पूछ लो, कंजंक्शन की पूछ लो, प्रेपोजिशन की पूछ लो, सेंटेंस की पूछ लो, किसी की भी क्वालिटी पूछ लो, कौन बताएगा? एडवर्ब। एडवर्ब ने सबका ठेका ले रखा है। जैसे कि पहला जो एडवर्ब मैंने लिखा है ना, वो है अनफॉर्चुनेटली। अब ये भाई जो मैटर आपको दिख रहा है ना, ये एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है पिछले 10 साल की टीचिंग से। ठीक है? ये किसी बुक में, आप किसी बुक को उठा के देख लो, किसी बुक में ये एग्जांपल्स और इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। ये है खुद ऑब्जर्व करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है? अब ये जो अनफॉर्चुनेटली है ना, ये अनफॉर्चुनेटली पूरे इस सेंटेंस को बता रहा है कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ही ऑलवेज फेल्स। ये अनफॉर्चुनेट हुआ है कि वो हमेशा फेल होता है। अब फेल होता है कब? हमेशा। फ्रीक्वेंसी बता दी फेल की, तो ये वर्ब हुई। फेल क्या हुई? वर्ब हुई। वर्ब की क्वालिटी किसने बताई? ऑलवेज ने। यहाँ पे किसकी क्वालिटी बताई थी इसने? पूरे के पूरे क्लोज की क्वालिटी बताई थी। यहाँ पे एडवर्ब ने किसकी क्वालिटी बता दी? वर्ब की। अब इसके बाद सिंपली बिकॉज, कारण की, ये बिकॉज क्या हुआ? हमारा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन सिंपली बिकॉज, ये जो सिंपली लगा है बिकॉज के लिए, तो कंजंक्शन की क्वालिटी बता दी। ही नेवर प्रैक्टिसेस, यहाँ पे प्रैक्टिसेस जो वर्ड है ये हमारी वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी बता दी। ठीक है? बट ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब ये जो गुड है ना, ये गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये किससे पहले लगा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन। नाउन से तुरंत पहले लगे वर्ड क्या होते हैं? या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव। अब गुड एडजेक्टिव हो गया, तो गुड के लिए क्या लगा हुआ है? वेरी। कितना गुड? बहुत ज्यादा गुड। तो यहाँ पे जो वेरी हुआ, ये हमारा हो गया एडवर्ब। क्यों एडवर्ब? एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि इसने क्वालिटी बता दी किसकी? एडजेक्टिव की। तो एडवर्ब ने ठेका ले रखा है सबकी क्वालिटी बताने का, सिर्फ किसका ठेका नहीं है उसके पास? आपका नाउन का और प्रोनाउन का। प्रोनाउन और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ देता है। जोड़ किसको देता है? जो एक जैसी चीजों को, उनकी जो रैंक है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। रैंक का मतलब क्या है? नाउन को नाउन से जोड़ देगा, नाउन को नाउन से जोड़ देगा तो भाई प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि नाउन के साथ जोड़ देगा वो एडजेक्टिव को, नहीं। अब ये अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। दो एडजेक्टिव को जोड़ देगा, दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ देगा, दो एडवर्ब को जोड़ देगा, दो वर्ब को जोड़ देगा, दो क्लोजेस को जोड़ देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि एक वर्ब को जोड़ दिया और एक प्रोनाउन को जोड़ दिया, नहीं, अलग अलग हो जाएगा वो। ठीक है? प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल कंजंक्शन का भी देख लो। ये नीला है और रमा है, ये दोनों नाउन है। नाउन को जोड़ दिया एंड ने। नीला सिट्स टुगेदर, ये एक क्लोज है। ठीक है? डू नॉट लाइक ईच अदर, ये एक अलग क्लोज है। क्लोज क्या होता है? एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का उसके पास प्रेडिकेट होता है, यानी कि अपने आप में ये एक पूरा सेंटेंस होता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो बट ने यहाँ पे दो क्लोजेस को जोड़ दिया, इसी सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ा था, तो ये क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है जो रिलेशन बताता है। अगर प्रेपोजिशन नहीं होता तो ये फादर कभी भी नहीं बनता। किसका? सुनील का। फादर सुनील कोई मीनिंगफुल ही नहीं हो पाता। ये फादर सुनील का बना है, तभी तो थप्पड़ मारने का हक मिला है इसको। किसकी वजह से? प्रेपोजिशन की वजह से। शाउटेड एट हिम, यहाँ पे शाउट किया है उसके ऊपर, यानी कि ये रिलेशन बताता है, सीधी सी बात। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। किसके साथ? सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ कोई भी वर्ड लग जाए, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या एक नाउन का वर्ब के साथ रिलेशन बता सकता है। जैसे कि यहाँ पे शाउटेड एट हिम, अंडरस्टूड?
इंटरजेक्शन क्या होता है? जो फीलिंग्स बताता है। वाओ हो गया, अलास हो गया, फाय हो गया, ब्रेवो हो गया, ओफ हो गया, ओ माय गॉड हो गया, हुर्रे हो गया। जैसे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया है यहाँ पे। अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 मिनट की बात और है, बहुत भारी क्लास हो गई होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन आपका पेपर नजदीक है, अगर हम हमारे पास टाइम होता तो हम इस क्लास को कम से कम 3 क्लासेस में करते, अच्छे से समझाता मैं आपको। लेकिन जितना जल्दी हो सका मैंने उतना कम टाइम लेने की कोशिश किया हूँ, कर रहा हूँ। तीसरी बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 बार करप्ट हो गई थी भाई। करप्ट याद आया, मैं फिर से देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है हमारी। चलिए देखते हैं। अब कुछ वर्ड होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को, तो मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताता रहता हूं। अब जैसे ये हैप्पी वर्ड है ना, ये अपने आप में ओरिजिनली रूट वर्ड के हिसाब से ये जो हैप्पी है ना, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? एक एडवर्ब के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस ही एडजेक्टिव को एक हम नाउन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, ध्यान देना। सिर्फ हमें क्या करना होता है, इस हैप्पी के बाद कोई ना कोई सफिक्स लगाना होता है। क्या लगाना होता है? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? किसी एक रूट वर्ड के अंदर जब बाद में हम कोई चीज जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं। अब जब हम एडवर्ब बनाएंगे, जैसे हैप्पी के बाद हम एलवाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हैप्पीली। तो मेरे भाई देखो, इसका मतलब भी खुशी ही है और इसका मतलब भी खुशी ही है। लेकिन फर्क क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। यानी कि जहां पे हैप्पी का यूज नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज होगा, वैसे ही हैप्पीली का यूज किसकी क्वालिटी, किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी सेंटेंस की क्वालिटी बताने के लिए होगा। दोनों बता क्वालिटी ही रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी बता रहे हैं। अब जैसे जो ये हैप्पी है ना, इस हैप्पी के बाद मैं क्या लगा दूं? नेस लगा दूं ना, तो क्या बन जाएगा? हैप्पीनेस। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? एचएसएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। उसमें हमें बताना था कि डिलीजेंट वर्ड आया था, मुझे याद आया, दिमाग से निकल गया था। डिलीजेंट वर्ड आया था और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना था। और ऑप्शन दे रखे थे डिलीजेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा था डिलीजेंस। तीसरा ऑप्शन दे रखा था डिलीजेंटली। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था नन। तो इस तरह का हमारा कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ये डिलीजेंट क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये डिलीजेंट के बाद एन से जोड़ दिया तो ये नाउन बन गया। और ये डिलीजेंट के बाद एलवाई जोड़ दिया तो एडवर्ब बन दिया। और उस सेंटेंस के हिसाब से हमें पहचानना था कि कौन सा आएगा। इस जगह पे एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा या एडवर्ब आएगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, हमें वो सारे सफिक्सेस पढ़ने पड़ेंगे जो हमारे या तो किसी भी वर्ड को सफिक्स लगाने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद नाउन बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए या एडवर्ब बन जाए। जैसे कि बैग के बाद अगर एज जोड़ दोगे तो बैगेज बन जाएगा, बोरिया बिस्तर, ठीक है। अराइव वर्ब के बाद एल जोड़ दोगे तो अराइवल बन जाएगा, ठीक है। डिफेंड वर्ब के बाद एंस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? डिफेंस बन जाएगा। फ्री एडजेक्टिव के बाद डोम जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? फ्रीडम बन जाएगा। तो ये सारे के सारे ऐसे सफिक्स हैं जो नाउन बनाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे सफिक्स हैं, और दूसरा ऐसे भी तो आप लर्न कर सकते हो। अगर ब्रदरहुड आ गया और आपसे अंडरलाइन करके पूछ लिया, बताओ ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो कैसे पहचानोगे? अगर शब्दों के किसी भी वर्ड के आखिरी में ये सारे सफिक्स लगे हुए हैं तो वो नाउन होंगे। ये सारे सफिक्स लगे हुए हैं तो वो एडजेक्टिव होंगे। और ये सारे सफिक्स लगे हुए हैं तो वो क्या होंगे? वर्ब होंगे। सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इनके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक लेवल का क्वेश्चन बनता है। यूजीसी तक के क्वेश्चन आ जाते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके।
बात समझ में आई? अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और मेरे भाई ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो आपका एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए थी जो इंग्लिश को समझना चाहते हैं कि इंग्लिश में कैसे वर्ड्स के फंक्शन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको जाते जाते ये कह रहा हूं, मैं जल्दी से भाई टेस्ट देना शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज ले लो और अपना देना शुरू कर दो पेपर से पहले। टाइम कम रह गया है, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। जो टेस्ट दे के नहीं जाएगा ना, और जो टेस्ट दे के जाएगा, उन दोनों बच्चों के बीच में 10 मार्क्स का फर्क होगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।